हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के लिए आप लोगों को किसी भी काइंड का सब्सक्रिप्शन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। नाउ एज वी नो कि हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन है फॉर द ईयर 2022-23 उसका जो पैटर्न है उसमें यू विल हैव MCQs, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो अब जो है हम यही सारे पैटर्न को फॉलो करते हुए हर एक चैप्टर में ये वीडियोस देख रहे हैं MCQs, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर के। तो बस वही सेम उसी पैटर्न को जो है कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पर मनी एंड बैंकिंग के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग देखने वाले हैं। इसका शॉर्ट आंसर वाला वीडियो और MCQs वाला वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो वेरियस वीडियोस है हमारे स्टूडेंट्स, ये जो वेरियस पैटर्न पर बेस्ड है, ये आप लोगों को हेल्प करेंगे बहुत ही अच्छे से आपके हर एक चैप्टर को प्रैक्टिस करने में, जिससे कि आप लोगों की एग्जाम में बहुत ही अच्छे से हेल्प हो सकेगी, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो सारे वीडियोज़ हैं सारे ही चैप्टर्स के, वो ज़रूर से आप लोग देखें और अपना ये जो वेरियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व कर ले, ठीक है। ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस ही है। ऑल्सो आप लोगों को एक जो है हैबिट यहाँ पर इनकलकेट करनी है, दैट इज जैसे जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन आया वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। आंसर लिखो खुद अपने मन से और फिर उसके बाद में वीडियो को प्ले करके जो मैंने आंसर बताया, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उस चीज़ को समझो। अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता है कि आपको क्या लिखना है तो फिर यहाँ से समझो कि क्या आपको लिखना है आंसर में, उसके बाद में आप जो है अपने एंड से उस आंसर को कंप्लीट करो। तो ऐसे में जो है आपको खुद को भी पता चलेगा कि आपने जितना स्टडी किया है उतना आप कितना जो है नोट डाउन कर पा रहे हो, अपने थॉट्स जो है वो कितने अच्छे से लिख पा रहे हो। और दूसरी चीज़ जो है, आपको जब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की या लिखने की प्रैक्टिस होगी, तो आप लोगों को अच्छे से पता रहेगा कि आपको किस पैटर्न में आपका आंसर लिखना है, ताकि जो है आप सबसे ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर गेन कर सको, ठीक है। ऑल्सो ये जो वेरियस हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे उन्हें मैं डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। एट दिस पॉइंट इन दिस वीडियो मैं उन्हें डिटेल में नहीं बताऊंगी। रीजन बीइंग स्टूडेंट्स, ये अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो ये ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से जो है उठाए गए हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ द चैप्टर। तो अगर मैं यहाँ पर डिटेल में गई तो पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एंड पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में आप लोगों को पता है टाइम बहुत लग जाएगा, है ना। तो हमारा वीडियो लेंथी बन जाएगा। जो सारे टॉपिक्स हैं उन्हें मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इफ इन केस अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई भी काइंड ऑफ डाउट अराइज होता है, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि जो हमारे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हैं उन पर जाना है। वहाँ से आपका जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है उस टॉपिक को देखना है, उसे समझना है और वापस इस वीडियो पर आकर अपने जो आगे के क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आप लोगों के लिए जो डिटेल्ड टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीटेड है, जो वन शॉट रिविजन्स हैं वो कंप्लीटेड है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप से भी जो है आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत हो गई सारी बातें, आई गेस सारी समझ में भी आ गई है। फाइनली क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं और वेरियस जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आप लोगों के पास में, व्हाट रोल डू कमर्शियल बैंक्स प्ले इन क्रेडिट क्रिएशन एंड हाउ क्रेडिट क्रिएशन इज रिलेटेड टू क्रेडिट मल्टीप्लायर, इलस्ट्रेट विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट को कैसे क्रिएट करती है, ऑल्सो हमें ये बताना है कि क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट मल्टीप्लायर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में हमें इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहले तो जो है जो क्वेश्चन पूछा गया उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्रेडिट को कैसे क्रिएट करती है, उसके बाद में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। These banks are able to create credit by advancing loans and purchasing securities. They lend money to individuals and businesses out of initial deposits accepted from the public. Therefore, money supplied by commercial banks is also called credit money. The amount of money that these banks are able to create can be measured through credit multiplier, ठीक है।
क्रेडिट मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है और क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कैसे किया जाता है, उसे हमने एक बहुत ही जो है प्रिसाइज मैनर में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. सो कमर्शियल बैंक्स आर नॉट अलाउड टू यूज द एंटायर अमाउंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पसेस. ये भी हमें पता है, एक लीगल रिजर्व रेशियो होता है, उतना अमाउंट जो है कमर्शियल बैंक को एज अ रिजर्व रखना रहेगा, बाकी का ही जो है वो लेंड कर सकती है. सो दे हैव टू कीप द सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स with central bank and with themselves as well, which is called the legal reserve ratio. ठीक है. The commercial banks can lend the remaining portion in the form of loans and advances. ठीक है, उतना रिजर्व रखने के बाद में जो भी अमाउंट है वो कमर्शियल बैंक्स लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में जो है क्या कर सकती है, लेंड कर सकती है. ठीक है, यूज कर सकते हैं उसे. So total credit creation can be calculated with the help of following formula. So total credit creation is equals to original deposit multiplied by credit multiplier. Original deposit which can also be termed as initial deposit. So where credit multiplier is equals to 1 divided by LRR. ठीक है, ये जो है ये क्या होता है, 1 divided by LRR, that is legal reserve ratio. So suppose अब जो है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देना है ना, तो एग्जाम्पल में लेते हैं, सपोज द लीगल रिजर्व इज 10% एंड इनिशियल डिपॉजिट इज 1000. अब अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 और लीगल रिजर्व रेशियो 10% का है, तो ऐसे केस में जो कमर्शियल बैंक है वो कितना जो है क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी, ये हमें बताना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इसमें से अगर हम लोग क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालें तो दैट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 10%. ठीक है, 10 उसके आगे परसेंट था इसलिए यहाँ पर परसेंट आप लोगे. अब या तो आप इसे 1 डिवाइडेड बाय 0/1 कर सकते हो, 0.1 कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से परसेंट हटाया तो हमने जो है 2 zeros ऊपर ऐड कर दिए, तो ये कितना आ गया आपका 10 आ गया. क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या आया है, 10 आया है, मतलब कि इनिशियल डिपॉजिट का 10 टाइम्स जो है क्रेडिट क्रिएशन होगा बाय कमर्शियल बैंक इफ जो LRR है वो 10% है तो. ठीक है, सो दस द टोटल क्रेडिट क्रिएटेड विल बी 10 into 1000, दैट विल बी 10,000. ठीक है, तो अब जो है यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट मल्टीप्लायर के बीच का रिलेशन क्या है. सो फ्रॉम द गिवन वैल्यूज वी कैन अंडरस्टैंड दैट हायर द क्रेडिट मल्टीप्लायर हायर विल बी द टोटल क्रेडिट क्रिएटेड एंड वाइज वर्सा. ठीक है, जितना ज्यादा जो है क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, टोटल क्रेडिट क्रिएट होगा, और जितना कम आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा उतना ही कम जो है आपका क्रेडिट क्रिएशन रहेगा. ये 10 था तो आपका जो है 10 टाइम्स क्या हुआ है, क्रेडिट क्रिएशन हुआ है. वहीं ये 5 होता तो सिर्फ 5 टाइम्स ही होता. ठीक है, तो इस वजह से हम बता सकते हैं कि क्रेडिट मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रिएशन के बीच का रिलेशनशिप कैसा है. ठीक, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. आ जाए नेक्स्ट वाले पर. एक्सप्लेन द वेरिएबल्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी. डिमांड फॉर मनी, हम मनी को क्यों डिमांड कर रहे हैं, उसके पीछे के जो वेरियस वेरिएबल्स हैं या फिर जो वेरियस फैक्टर्स है वो हमें बताना है कि हम जो है किन फैक्टर्स के बेसिस पर ये बताते हैं, या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड जो है मनी की उसे अफेक्ट करता है. कभी हम मनी की डिमांड ज़्यादा करते हैं, कभी हम कम करते हैं, तो वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो हमें बताना है. सो द डिमांड फॉर मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम is determined by following key factors. First one is the rate of interest on loans. So the quantity of money households want to hold varies according to their income and interest rate. Different average quantities of money held can satisfy their transactions and precautionary demands for money. ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है. अगर लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है तो हो सकता है कि हमारे जो और भी ट्रांजेक्शनरी या प्रिकॉशनरी मोटिव हैं वो क्या हो सके, वो इंक्रीज हो गए, तो उस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम जो है डिमांड बढ़ा दे. अगर जो है आपका इंटरेस्ट जो है वो अगर ज़्यादा जा रहा है तो हम जो है अगर चीज़ों को पोस्टपोन कर सकते तो हम वो करेंगे. तो ये डिफाइन करता है. इसके अलावा देखो आप ये पॉइंट्स तो लिख ही सकते हो. इसके अलावा एक और चीज़ हम क्या लिख सकते हैं कि डिमांड फॉर मनी किस पर बेस्ड है, हमारे 3 मोटिव्स पर. वन इज द ट्रांजेक्शन मोटिव, सेकेंड वन इज द स्पेक्यूलेटिव और यू कैन से प्रिकॉशनरी मोटिव ले लेते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड वन इज दी स्पेक्यूलेटिव मोटिव. ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने यही 3 पढ़े हैं कि इन 3 जो है मोटिव्स की वजह से हम जो मनी है उसे डिमांड करते हैं. तो आप ये ले सकते हो. उसके अलावा यू हैव मोर ऑप्शन, जो कि इस पर्टिकुलर आंसर में आप लोग देखोगे कि आप लोगों को यहाँ पर जो है वेरियस जो हमारे फैक्टर्स है वो मिलेंगे जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मनी की डिमांड की जाती है. ठीक है,
प्राइस लेवल, अगर प्राइस लेवल ज्यादा रहेगा तो हमारी डिमांड भी ज्यादा रहेगी। कैसे डिमांड ज्यादा रहेगी? देखो सिंपल सी चीज समझो, इसे थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड पर हमें समझना है। मान लो इन्फ्लेशन आया, ठीक है, एक सिंपल सी चीज लेते हैं कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो पहले 80 रुपीज था, अब जो है पेट्रोल का प्राइस 110 रुपीज हो गया, ठीक है। अब पहले अगर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल चाहिए था तो सिर्फ 80 रुपीज की डिमांड कर रहे थे हम लोग, अब हमें वही सेम 1 लीटर पेट्रोल चाहिए तो हम कितने रुपीज की डिमांड कर रहे हैं? 110 की। डिमांड बढ़ी हमारे मनी की, राइट। तो जैसे अगर प्राइस बढ़ा है तो जो डिमांड है वो भी बढ़ी है, ठीक है। किस चीज की डिमांड बढ़ी है? मनी की डिमांड बढ़ी है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ेगी। जो आपका प्रोडक्ट और प्राइस का है उसका तो आपका इनवर्स रिलेशनशिप ही चलेगा कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, लेकिन जब हम मनी की डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। अब भाई वो नेसेसिटी है कि हमें 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है, तो पहले वो चीज 80 रुपीज में हो जा रही थी, अब जो है उसके लिए हमें 110 रुपीज चाहिए, तो अब हमें ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर जो डिमांड है मनी की वो क्या हुई है? वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। सो द हायर द प्राइस लेवल द मोर मनी is required to purchase a given quantity of goods and services. All the other things remaining unchanged, the higher the price level, the greater the demand for money. ठीक है? Then प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल, लोगों की प्रेफरेंस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो प्रेफरेंस ऑल्सो प्ले अ रोल in determining the demand for money. Some people place a high value for having a considerable amount of money in hand, ठीक है। लोगों को, कुछ लोगों है नहीं कि हमारे हाथ में इतना मनी तो होना ही चाहिए, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में इतना मनी तो होना ही होना चाहिए, या फिर किसी को रहता है कि नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है इतना मनी इन हैंड की, ठीक है, कैश इन हैंड की। तो वो डिपेंड करता है, अगर किसी का प्रेफरेंस है कि नहीं उसे इतना कैश इन हैंड चाहिए तो उसकी डिमांड फॉर मनी ज्यादा रहेगी। वहीं अगर जो है वहीं और किसी को देखो तो उसकी प्रेफरेंस नहीं तो उसकी डिमांड फॉर मनी कम रहेगी, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस पर भी बेस्ड है। उसके बाद में मोटिव्स फॉर होल्डिंग मनी, किस मोटिव से आप मनी को होल्ड कर रहे हो। सो इन डिसाइडिंग हाउ मच मनी टू होल्ड, पीपल मेक अ चॉइस अबाउट हाउ टू होल्ड देयर वेल्थ in their daily transaction frequency. If their daily transaction frequency is high, demand for money will also be high. In case people's motive is to have fixed property, then demand for money will be low, ठीक है। तो जो मोटिव है उस पर भी डिपेंड करता है। देन यू हैव एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर, ये जो मोटिव है इसमें आपके प्रिकॉशनरी, स्पेक्यूलेटिव, ट्रांजेक्शन मोटिव ये भी आप लिख सकते हो। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से भी हम देखेंगे। अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है तो हम अभी डिमांड बढ़ा देंगे। अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में प्राइस इन दी सेंस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला, ठीक है, तो उस केस में भी जो है हम क्या कर सकते हैं, जो डिमांड है मनी की वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, या कम कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ भैया फ्यूचर में इन्फ्लेशन होने वाला है तो हम वो चीज़ें अभी खरीद लेते हैं, ठीक। या फिर ये मेनली होता है जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनमें, फाइनेंशियल एसेट्स में इस चीज का बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट रहता है। सो द स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस अबाउट बॉन्ड प्राइसेस। All other things unchanged, if people expect bond prices to fall, they will increase their demand for money. If they expect bond prices to rise, they will reduce their demand for money. ठीक है? Then you have changes in GDP. So an increase in real GDP increases income throughout the economy. The demand for money in the economy is therefore likely to be greater when real GDP is greater. ठीक है? तो अगर जीडीपी बढ़ेगा तो दैट मीन्स अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह भी जो है वो राइज होगा। सो अकॉर्डिंगली जो डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ेगा। अदर वेरिएबल्स हो सकता है, सो एक्सेप्ट अबव मेंशन वेरिएबल सम अदर वेरिएबल्स आल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर मनी, लाइक the extent to which it is possible to use debit cards or credit cards, that is the pace of financial innovation, and the extent to which we might have to pay out large unexpected payments etc. ठीक है, तो इन पर भी बेस्ड हो सकता है। अगर कहीं पर ऐसा है कि नहीं उस पर्टिकुलर एरिया में डेबिट क्रेडिट कार्ड्स यूज ही नहीं होते, चलेंगे ही नहीं, तो हमें जो है मनी रखना पड़ेगा, कैश रखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हाँ ठीक है कार्ड्स हैं तो इन्हीं से हो जाएगा। आजकल एक न्यू चीज चलने लगी है यूपीआई, ठीक है। हमें क्या है कि बस कहीं पर भी हम लोग गए, आजकल की जो जनरेशन है या अभी का जो टाइम है उसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि लोग कैश कम होल्ड करते हैं, यूपीआई पेमेंट ज्यादा होता है, कार्ड पेमेंट ज्यादा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है कैश की जरूरत होती है। एंड कुछ लोग हैं जो आज भी जो है कैश पर ही बेस्ड हैं, उन्हें ये सारी चीजें नहीं समझ में आती, ना ही उन्हें जो है ये सिक्योर्ड सेफ लगते हैं, तो वो लोग कैश पर ही जो है अभी भी अपना क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स कैरी ऑन करते हैं। तो ऐसे जो है डिमांड जो है मनी की वो क्या करेगी, डिफर करेगी कि क्या जो है पर्टिकुलर मोटिव है लोगों का, क्या जो है वेरियस एस्पेक्ट्स है लोगों के, इन सारी चीजों पर, ठीक है।
सो आई गेस जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी। हाउ? सेंट्रल बैंक जो भी करेंसी इशू करती है वो उसकी मॉनेटरी लायबिलिटी होती है। कैसे? ठीक है, कि हम क्यों बोल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो मनी इशू करती है वो उसकी मॉनेटरी लायबिलिटी होती है। अब ये क्यों बोला जाता है या ये कैसे होता है? तो देखो, सेंट्रल बैंक जो है उसके पास में सोल अथॉरिटी है किस चीज़ की? करेंसी इशू की। सेंट्रल बैंक जब भी करेंसी को इशू करती है स्टूडेंट्स, तो जितनी भी करेंसी इशू की जाती है ना, उतना अमाउंट का असेट जो है वो रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो अमाउंट है या वो जो करेंसी वो ऐसी फ्री में ही जो है क्या हो गई, आपकी प्रिंट हो गई है या इशू कर दी गई है। उसके जो है उसे बैक किया जाता है बाय वेरियस काइंड ऑफ असेट्स, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड कॉइन्स हो गए, ठीक है, या गोल्ड बुलियन हो गया, ऐसे कुछ भी जो है आप ले सकते हो। ठीक है, तो इन दैट केस जो है सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, वो एक लायबिलिटी है। आप कभी भी अगर देखोगे, आपका जो करेंसी नोट होता है वो एक काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट है। अगर उसके आप डाउन साइड पर देखते हो तो वहां पर लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ 100 रुपी, अ सम ऑफ 500 रुपी, 2000 रुपी, जितने का भी नोट है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक प्रॉमिस है कि हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं बियरर को इतना मनी पे करूंगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वो बता रहा है कि हाँ सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी लायबिलिटी में आता है ये जो करेंसी इशू है वो। ठीक है, सो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। सो द सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री. All the currency issued by the central bank is its monetary liability. This means that central bank is obliged to back the currency with assets of equal values. ठीक है, these assets usually consist of gold coin, gold bullion, foreign securities and the domestic government local currency securities. ठीक है, ये जो currencies है ये back की जाती है इन कुछ assets से। ठीक है, the country's central government is authorized टू बोरो मनी फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अथोराइज्ड है कि वो सेंट्रल बैंक से क्या कर सकती है, मनी को बोरो कर सकती है। द सेंट्रल बैंक इज ऑब्लिग टू बैक द करेंसी विद असेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। दीज असेट्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बिलियन, फॉरेन सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, देन उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोरो कर सकती है मनी फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक। सो गवर्नमेंट डज दिस बाय सेलिंग लोकल करेंसी सिक्योरिटीज टू दी सेंट्रल बैंक। व्हेन द सेंट्रल बैंक एक्वायर्स दी सिक्योरिटीज इट इशूज करेंसीज। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है वो जब भी इन सिक्योरिटीज को खरीदती है तो वो क्या करेगी, या एक्वायर करती है इन सिक्योरिटीज को, खरीदती नहीं एक्वायर करती है, तो वो करेंसी इशू करती है। पुटिंग एंड विड्रॉइंग करेंसी इनटू एंड फ्रॉम सर्कुलेशन इज आल्सो द जॉब ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो करेंसी इशूड बाय the central bank is a promissory note. If you take a look at it, say for instance a 100 rupee note, on the left side of the portrait of Mahatma Gandhi and just below the number 100 you will find a sentence which goes like this, I promise to pay the bearer the sum of 100 rupees. ठीक है, अगर आप लोगों ने आज तक नहीं देखा है तो अभी जो है एक कोई भी करेंसी नोट लेना, चाहे आप वो 10 रुपी का लो, 20 का लो, 50 लो, 100 लो, सब में ऐसा लिखा होगा। ठीक है, अब वो जितने का भी है वो यहाँ पर अमाउंट चेंज हो जाएगा कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ डैश 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 रुपी। ठीक है, जितने भी रुपी का आप नोट ले रहे हो। सो एंड जस्ट बिलो इट इज द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हाँ जो आपका करेंसी नोट है दैट इज अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि ये जो है इसका जो सम है 100 रुपी का वो आई विल पे। ठीक, so as the central bank promises to pay the sum mentioned in the currency to the bearer, whenever produced it becomes the liability of the central bank till it is paid. ऑल राइट, और वो पे कैसे की जाती है, तो उसके लिए जो हम है बैकिंग में असेट्स रखती है सेंट्रल बैंक। ठीक है, जितनी भी करेंसी इशू की जाएगी उसके इक्वल अमाउंट की जो है सेंट्रल बैंक जो है वो असेट्स जो है अपने पास में रखती है। ठीक है, आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन। आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Define credit multiplier. What role does it play in determining the credit creation power of the banking system? Use a numerical illustration to explain. आपको क्या एक्सप्लेन करना है, क्रेडिट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करना है एंड यू नीड टू टेल कि क्या जो है रोल प्ले किया जाता है इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, क्या जो आपकी क्रेडिट क्रिएशन पावर है बैंकिंग सिस्टम की वो कैसे डिफाइन की जाती है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में बताना है।
So credit multiplier refers to the amount of money that the banks are able to create in the form of deposits with every initial deposit. The credit creation of the commercial bank depends on credit multiplier as it is inversely related to LRR. Higher the credit multiplier, higher will be the total credit created and vice versa. ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम लोग कुछ ये ले सकते हैं. सपोज द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 and LRR is 10%. So the banks will keep 10%, that is rupees 100 as reserve and lend the remaining 900 to borrowers. The borrowers will spend this money. It is assumed that rupees 900 comes back to the bank. Bank again keep 10% of 900, that is 90 as reserve and lend 810 rupees. ठीक है. Then this will further raise the amount of deposits with the bank. In this way, deposits go on increasing number of times and the total deposit will be determined by the money multiplier. ठीक है. So money multiplier is equals to 1 by LRR, that will give you 10. So total deposits कितने आ जाएंगे? Initial deposit multiplied by money multiplier, that is 1000 into 10 will give you 10,000. ठीक है. न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बोला, एक सिंपल सा जो है आपको फिगर लेना है, कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स मत लेना, आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगा. सिंपल फिगर लो, बेस्ट रहेगा. ठीक है. 1000, 10,000 ऐसे फिगर्स लो जिसमें कि 10% कर दो, बहुत ही इजीली आप लोग बता सकते हो. टिल 2 to 3 स्टेजेस पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद में फिर हम जो है इस फॉर्मूले से बता देंगे कि कितना जो है टोटल मनी क्रिएट किया जाएगा. ठीक है. Now comes to the next question. Elaborate various factors which determine money supply in the economy. मनी सप्लाई जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है. ठीक है. जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं मनी सप्लाई को, हमें उन फैक्टर्स को बताना है. ठीक है. मनी सप्लाई की बात हो रही है अब यहाँ पर कि मनी कितना सप्लाई होगा. So money supply होता क्या है? So it refers to the total quantity of money in circulation in an economy at any given point of time. Money is a stock concept. ठीक है. Money supply is a stock concept. we'll say यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? That is money supply is a stock concept. So following factors determine the money supply. What are the factors? Prevailing monetary standard. So money supply is affected by prevailing monetary standard in the country. If gold standard is adopted, there will be less supply of money as the quantity of gold is limited in the country. On the other hand, if paper currency system is adopted, money supply can be increased on the basis of the demand. तो money supply किस पर depend है? First factor हमने बोला कि क्या जो है monetary standard prevail कर रहा है आपकी इकोनॉमी में, उस पर डिपेंडेंट है. ठीक है. अगर आपका जो है कैश सिस्टम है तो ज़्यादा मनी आप क्या कर सकते हो? सप्लाई कर सकते हो जब भी डिमांड राइज होती है. अगर गोल्ड सिस्टम है तो वो लिमिटेड हो जाएगा. ठीक है. Then you have volume of output. So volume of output or production also determines the money supply. If the level of production is high, supply of goods available for sale is high. Therefore the money supply will be high due to more sale and purchase activities. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कितना है हमारी कंट्री में, जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है. अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई ज्यादा होगी. ठीक है. और अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो एक नॉर्मल सी चीज है कि हाँ उतनी डिमांड होगी तभी प्रोड्यूसर्स इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली जो सेलिंग और परचेजिंग वाली एक्टिविटीज है वो ज्यादा प्रिवलेंट रहेगी इकोनॉमी में. एंड बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज जो आपका मनी सप्लाई है वो भी ज्यादा रहेगा. देन कम्स टू द मॉनेटरी पॉलिसी. So monetary policy of government also affects the money supply. If the central bank adopts tight monetary policy, there will be contraction in money supply. And when monetary policy is liberal, the opposite will happen. ठीक है. monetary policy जो है सेंट्रल बैंक जो अडॉप्ट करती है. ठीक है. जो भी सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है उस पर भी जो मनी सप्लाई वो डिपेंड करता है. अगर सेंट्रल बैंक ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी तो मनी सप्लाई कम रहेगा. अगर लिबरल रहेगी मॉनेटरी पॉलिसी तो मनी सप्लाई ज्यादा रहेगा. ठीक है. फिस्कल पॉलिसी पर भी जो है मनी सप्लाई डिपेंड करेगा. सो फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द मनी सप्लाई. इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज हाई एंड टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल एंड फर्म्स आर लो, द मनी सप्लाई विल इंक्रीज एंड वाइज वर्सा. ठीक है. कुछ अदर फैक्टर्स ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि सम अदर फैक्टर्स लाइक बैंकिंग हैबिट्स, वेलोसिटी ऑफ मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस एंड द वॉल्यूम ऑफ मनी मल्टीप्लायर ऑल्सो डिटरमाइंस द सप्लाई ऑफ मनी. ऑल राइट. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए.
इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन है स्टेट एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड B1 इज इलेबरेट एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एज एक्सरसाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो बता देते हैं दोनों चीजें. सबसे पहले जो है M1 मेजर के दो कंपोनेंट्स बताने हैं. तो M1 मेजर क्या है पहले वो लिख दें हम लोग. सो टू कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई दैट वुड बी M1 इज इक्वल्स टू C प्लस OD प्लस DD. C OD DD क्या है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. OD क्या है आपका? अदर डिपॉजिट्स. एंड DD इज व्हाट? डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक. ठीक है, अब इनमें से आपको दो कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है, तो कर देते हैं. फर्स्ट वन हमने लिया OD को, दैट इज अदर डिपॉजिट्स को. सो अदर डिपॉजिट, OD इज द अदर डिपॉजिट्स विद द RBI. These are the demand deposits held by the RBI of all economic units except the government and banks. ठीक है, गवर्नमेंट और बैंक को छोड़कर बाकी जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं RBI के पास में, जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स के, वो जो है हमारे अदर डिपॉजिट्स का पार्ट होते हैं. सो इट इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IDBI एक्सेट्रा, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा. ठीक है, देन आते हैं किस पर? इसका एक और कंपोनेंट पर, दैट इज DD हम लोगों ने लिया है. सो DD इज डिमांड डिपॉजिट विच मीन्स दोज डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर्स. करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, ये हमारा ए वाला पार्ट कंप्लीट. अब बी वाले पर आ जाओ. आपको क्या करना है? क्रेडिट कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स बताने. ठीक है, दो इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताने हैं जिससे कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है. फर्स्ट वाला हमने ले लिया बैंक रेट पॉलिसी. बैंक रेट पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दो और फिर बता दो कि कब वो जो रेट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा. So the bank rate is the rate at which the central bank lends money to the commercial bank. Through changes in bank rate, the central bank affects the money supply in the economy. यहाँ पर जो है ये भी लिख देना for long term. ठीक है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको जो है जब भी आप बैंक रेट या रेपो रेट बताओगे तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है वो आप लोगों को लिख देना है. ठीक है, सो बैंक रेट क्या हो गया? वो रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. थ्रू चेंजेस इन द बैंक रेट द सेंट्रल बैंक अफेक्ट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. When credit is to be expanded, the central bank reduces the bank rate. A low bank rate encourages the bank to keep small proportion of their deposit as reserves, since borrowings from central bank is now less costly than before. ठीक है, तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया? वही चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि कब जो है अगर क्रेडिट को एक्सपांड अगर करना है तो बैंक रेट को कम करना पड़ेगा, और अगर क्रेडिट को कम करना है तो बैंक रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट बैंक यूजेस ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ देयर फंड्स फॉर गिविंग एट लोन्स टू बोरोअर और इन्वेस्टर्स. ठीक है, सो आई गेस ये चीज क्लियर है. देन उसके बाद में दस मनी सप्लाई इंक्रीजेस, द बैंक रेट इज लोअर्ड ड्यूरिंग डिफ्लेशन. The reverse occurs during inflation and RBI control credit in the economy. ठीक है, और इसका एक नेक्स्ट वाला जो मेजर है वो हम बता सकते हैं, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. आप इन दोनों के अलावा और भी कोई सा भी लिख सकते हो, कोई सा भी पर्टिकुलर जो है आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है, सो इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड बैंक्स. व्हेन सेंट्रल बैंक बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज it adds to cash balances of the economy. If cash balances are increased in the economy, there will be more deposit with commercial bank and hence cash balances from the economy. ठीक है, so when cash balances are reduced, deposits with commercial bank decreases, hence flow of credit will decrease. ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाएगा? जो सेलिंग और परचेजिंग है, अगर क्रेडिट को एक्सपांड करना है तो परचेज कर लिया जाएंगे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और अगर क्रेडिट को कम करना है, ठीक है, तो सेल किया जाएगा. ठीक है, अगर सेल करेंगे तो क्या होगा? मनी जो है वो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के पास में चला जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी. ठीक, देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी. फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? हम लोगों ने पढ़े हैं सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, बेसिकली चार फंक्शंस पढ़े हैं मेनली. बस उन फंक्शंस को हमें यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है. So functions of money can be classified into three types, into two types, that would be primary function and the secondary function. ठीक है, primary functions में क्या आ जाएगा? medium of exchange, measure of value. Then you have store of value. ठीक है, जो कि आपके
सेकेंडरी फंक्शंस में आ जाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, ये दो आपके सेकेंडरी में आ जाएंगे। सो सबसे पहले प्राइमरी बता देते हैं, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज। इन अ बार्टर सिस्टम देयर वाज अ नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants. A person who wants to sell a cow and buy a goat has to look out for a person who wants to sell a goat and buy a cow. There also arises the problem of indivisibility in such goods, but with the invention of money, goods can be exchanged at any time and any place. The problem of indivisibility is also eliminated since money is available in all denominations. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि बार्टर एक्सचेंज में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और अब जो है मनी ने उसे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, या मनी ने उसे जो है ओवरकम कर लिया। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि मनी ने जो है सेलिंग और परचेजिंग का जो एक्ट है वो सेपरेट कर दिया है, ठीक है। मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज, ठीक है। देन यू हैव मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। सो मनी हैज नाउ बिकम अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू or a unit of account. Any commodity can be valued in terms of money. Under barter system, each and every good had to be valued against each and every other good. Money can address this difficulty and can be used as yardstick to value all the goods and services in a common unit. ठीक है। Then you have the secondary functions, that is standard of deferred payment हमने इसमें लिया. So money payments can be made after a lapse of time. In a barter economy, lending and borrowing took place in the terms of goods, but most of the goods deteriorate in value over time. Money, however, has stable value over time and therefore it facilitates lending and borrowing, making such activities less risky. ठीक है, standard for deferred payment, that means future में जो है पेमेंट हम लोग कर सके, ये जो है ये मनी के साथ में ही पॉसिबल हुआ है। Then you have store of value. So money can be stored as a liquid asset. Currency notes can be kept at home or in the bank account for withdrawal at any time when the need arises. This income and expenditure do not occur at the same time. ठीक है, तो store of value भी जो है वो हो सकता है कि मनी को जो है हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। जो हमारा बार्टर एक्सचेंज था उसमें दिक्कत क्या थी कि गुड्स को स्टोर करोगे, गुड्स तो खराब हो जाएंगे, ठीक है, इन फ्यूचर उनकी प्राइसेस जो है वो कम हो जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉयर में हैव टू पे डेली वेजेस टू द लेबरर्स बट ही और शी मे नॉट रिसीव हिज और हर इनकम डेली। हेयर मनी एक्ट्स एज द स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इज यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ठीक है, then we have transfer of value. So money also act as a means for transferring value. The value of money can be easily transferred from one person to another. Money earned from sale of an asset in one place can be used at another place for purchase of asset. मेरे पास 100 रुपये का नोट है, मैंने आपको दे दिया, अब उसके ओनर आप बन गए। ठीक है, ये क्या किया हमने, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कर दिया, ये 100 रुपीज जो है वो ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम हेयर टू देयर। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू जो है ये भी पॉसिबल है मनी में। ऑल राइट, सो आई होप सो कि ये जो सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों को प्रॉपर्ली क्लियर हो गए हैं। जो वेरियस हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है ऑफ मनी एंड बैंकिंग, आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गए, समझ में आ गया कि कैसे जो है हमें क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ जाते हैं, और इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दैट ये जो सारे वीडियोज हैं ये आप लोग बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है www.magnetbrains.com, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है वहाँ से। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को टाइमली जो है नोटिफिकेशंस मिलते रहे ऑफ या अपडेट्स मिलते रहे कि अब जो है चैनल पर क्या आने वाला है, आपके टीचर्स क्या जो है न्यू चीज़ें लेकर आने वाले हैं। ठीक है, ऑल्सो इस चैनल को आप लोग शेयर करें एंड डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।